हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम लोगों का जो लास्ट वीडियो बना था वह बना था बंगाल के गवर्नर जनरल पर। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 में ये आए थे और 1835 में यहां से गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में आए थे और 1835 में ये यहां से इनका वापसी हुआ इंग्लैंड के लिए। तो ये भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे 1828 से लेके 1833 तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1833 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल है वो सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। सामाजिक सुधार में क्या क्या किया गया तो वो जान लीजिए। सती प्रथा का अंत, क्योंकि यह 1829 ईस्वी में एक रेगुलेशन पारित किए, रेगुलेशन नंबर था 17। उसके द्वारा जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया। क्योंकि उस समय वो बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे तो यह कानून जो है बंगाल में ही लागू किए थे उस समय 1829 में। फिर 1830 में इन्होंने क्या किया कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी सभी में इसको लागू कर दिया। इनका ये काम था। इन्होंने जो राजपूतों में शिशु कन्या हत्या, शिशु कन्या का प्रचलन था उसको भी रोक लगवाया था। क्योंकि दहेज के कारण राजपूत जो है अपनी छोटे छोटे बच्चियों को मार देते थे। और नरबली की प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने काम किया था। इस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठग लोग काफी प्रभावी हो गए थे और ठगों के दमन के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देसी रियासत का तो मदद लिया ही, कर्नल सलीमेन का मदद लेके ठगों को यहां से मार भगाया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठगों का दमन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, कर्नल सलीमेन की सहायता से। इन्होंने न्याय के क्षेत्र में यह सुधार किया कि न्यायालय की भाषा पहले थी फारसी, अब उसको कर दिया कि नहीं, न्यायालय की भाषा वहां की स्थानीय भाषा होगी। इन्होंने एक नया प्रेसिडेंसी का स्थापना किया। उस प्रेसिडेंसी का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। और मंडलायुक्त पद का सृजन किया। मंडल आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर पोस्ट का सृजन करने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगरा को नया प्रेसिडेंसी बनाने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है मैकाले के शिक्षा नीति को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी भाषा को इसने तरजीह दिया और शिक्षा में आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को स्वीकार कर लिया गया 1835। क्योंकि 1835 के अधिनियम में धारा 87 में यह कहा गया था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरी में अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकारी नौकरी में धारा 1835 के एक्ट में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो इसी समय पारित हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में यही जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप कुछ देना चाह रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद बने 1835 में आए चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ से आप लोग परिचित ही होंगे। ये एक ही साल के लिए बने थे, 1835 से लेकर 1836 तक बने थे। ये सिविल सेवक थे कंपनी के और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही योग्य सिविल सर्वेंट थे। क्योंकि आपको पता होगा कि 1809 में एक संधि हुआ था, अमृतसर की संधि, और जो उस समय के
गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इनको जो भेजा था कि मेटकॉफ को ही भेजा था अमृतसर की संधि करने के लिए, जो है रंजीत सिंह के साथ, याद होगा मैंने पढ़ाया था। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भी गवर्नर जनरल बनकर आया था तो 1817-18 में लॉर्ड मेटकॉफ को ही भेजा था कि जाओ राजपूताना के क्षेत्रों में राजपूत से जो है बात करो कि वो हमारी अधीनता स्वीकार करें। तो यह भी इनका इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बनकर आए भारत का, तो इनका इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था 1823 AD में, कौन लगाया था याद है? उनका नाम था कार्यवाहक जो गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उन्होंने लगा दिया था। उस प्रेस पर से प्रतिबंध को इन्होंने हटा लिया मेटकॉफ ने। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? वह कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को ही कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। 1836 में आए लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड आए और ये 6 साल तक रहे, 1842 तक रहे। लॉर्ड ऑकलैंड ने जो पाठशाला होता है, पाठशाला जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, वहां पर जो है वहां की जो स्थानीय भाषा को स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दिया जाए, या जो है अनिवार्य कर दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने एक रोड है, उसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग को इसने जो है जीटी रोड का नाम दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, वह था आपको पहला आंग्ल अफगान युद्ध। पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और पहला आंग्ल अफगान युद्ध में चला था 1838 से 42 तक, और इसमें ऑकलैंड की काफी हार हुई थी, तो 1842 में इनको वापस बुला लिया गया था। ऑकलैंड के बाद बने थे एलनबरो, 1842 से 2 साल की बने थे 1844 तक। एलनबरो जो है आते ही सबसे पहला काम क्या किए कि जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध है उसको समाप्त कर दिया। पहला आंग्ल अफगान युद्ध को एलनबरो ने समाप्त कर दिया 1842 ईस्वी में, और 1843 ईस्वी में एलनबरो ने सिंध को जीत लिया। और कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है, ये अगर किसी का है तो यह एलनबरो का ही है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि कुशल आक्रमणीयता की नीति किसकी है, तो यह एलनबरो का ही है। लेकिन जॉन लॉरेंस का भी नाम आएगा, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि एलनबरो से ही, गवर्नर जनरल एलनबरो से ही कुशल आक्रमणीयता की नीति भी जुड़ी हुई है। उसके बाद 1848 में, सॉरी 1844 में आए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये प्रथम थे, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, और ये 1848 तक थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को भेजा था। कैंपबेल को भेजा था, कैंपबेल, और नरबली प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने प्रतिबंध लगाया था, कैंपबेल को भेजा था। और इसी के कारण जो है, जो खोंड जनजाति में नरबली प्रथा का काफी व्यापक प्रचलन था, तो उसको इन्होंने समाप्त किया था। लेकिन बाद में खोंड जनजातियों ने इसी कारण से विद्रोह भी कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग का कहना था कि अगर सरकारी नौकरी करना है तो आपको अंग्रेजी जानना होगा, अंग्रेजी नहीं जानिएगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। लॉर्ड हार्डिंग का ये साफ साफ कहना था। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो इंपॉर्टेंट है वह है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। पहला आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा कोई
इंपॉर्टेंट चीज नहीं जुड़ता है इनके साथ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। अठारह से 1856 तक इन्होंने व्यपकत का सिद्धांत दिया। यह मैंने आपको बता दिया था। व्यपकत का सिद्धांत क्या है यहाँ पर कोई मैं चर्चा नहीं करूंगा। इन्होंने जो देसी राज थे उसकी गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। और जब इसी कारण जो 1857 का विद्रोह हो गया, देसी राज्य को गोद लेने की अधिकार था, परंपरागत अधिकार था और धार्मिक अधिकार भी था, तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने इसको समाप्त कर दिया। और इसके कारण 1857 विद्रोह में देसी राष्ट्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग दिया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया तो पहला घोषणा जो 1858 के एक्ट में किया गया कि अब देसी राज्य जो है गोद ले सकते हैं, उनके परंपरागत अधिकार को मान्यता दे दिया गया। लॉर्ड डलहौजी का सबसे बड़ा राजनीतिक भूल है अवध का विलय। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सबसे बड़ा राजनीतिक भूल क्या है लॉर्ड डलहौजी का, तो यह है अवध का विलय। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को मिला लिया और 1850 में जो है सिक्किम को मिला लिया। 1850 में सिक्किम को मिला। सिक्किम को मिलाने का कारण था कि यहाँ दो अंग्रेज घूमने के लिए गए थे, दो अंग्रेज डॉक्टर सिक्किम में घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ कुछ लोकल राजा ने उनको कुछ मार दिया या डांट दिया, जो भी हो, या नहीं अरेस्ट कर लिया था। तो इसी बात को लेकर लॉर्ड डलहौजी ने इनको सिक्किम को मिला लिया। सिक्किम में मिला लिया और दार्जिलिंग में मिला लिया। सिक्किम जो है नेपाल और भूटान, भारत और की सीमा नेपाल और भूटान के बीच में है। ठीक। फिर 1852 में जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और लोअर बर्मा और पीगू जो है लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में पहली रेलगाड़ी जो चला था बंबई से थाने, यह मैं बता चुका हूं, और दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज चला था। इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। इन्हीं के समय चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति आया था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण करवाया, बारी द्वाब का निर्माण किया। बारी का अर्थ हुआ बारी, ब्यास और रावी। ये पंजाब में सिंचाई के लिए बारी द्वाब का निर्माण करवाया। गंगा नहर का भी निर्माण करवाया जो हरिद्वार से आता है आपको दिल्ली गढ़मुक्तेश्वर तक, जो है वो गंगा नहर जो है ऊपरी गंगा नहर ही कहलाता है। लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया था सिंचाई के लिए बारी द्वाब। बारी द्वाब का अर्थ हुआ बा से ब्यास और रौ से रावी। ये पंजाब में सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए इन्होंने बनाया था। पहले जो अंग्रेजी तोपखाना था उसका मुख्यालय कलकत्ता था, उसको उठा के ये मेरठ ले गए और सैनिक मुख्यालय शिमला को बना दिए। और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो है अब कहाँ बन गई, शिमला बन गई। इन्होंने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया। लॉर्ड डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया। सार्वजनिक कार्य विभाग का स्थापना किया। लोक शिक्षा विभाग का अर्थ हो गया शिक्षा जो डिपार्टमेंट होता है, और सार्वजनिक विभाग कार्य विभाग PWD का निर्माण करवाया। इन्होंने जो शेरशाह सूरी जो रोड था जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया था, उस ग्रैंड ट्रंक रोड को इसने बनवाया। कलकत्ता से जो है पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड। पहला विद्युतीय जो तार सेवा है जो कलकत्ता से आगरा के लिए था, इन्हीं के समय शुरू हुआ था। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 में, और 2 आना जो है डाक टिकट लगता था। तो ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है।
इनको जो है लॉर्ड डलहौजी को जेम्स ब्राउन रैमजे भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को जो है इनका एक नाम जेम्स ब्राउन रैमजे भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। लॉर्ड डलहौजी का एक नाम क्या है? जेम्स ब्राउन रैमजे। यह सब हो गया। और हाँ, एलन बरो के समय में एक चीज और भूल गया था मैं बताना। एलन बरो ने 1843 AD में धारा 5 के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। दास प्रथा से मुझे एक बात और याद आ गया। 1789 में कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल से जो दास का निर्यात होता था उसको प्रतिबंध कर दिया था। और एलन बरो ने 1843 ईस्वी में धारा 5 के अनुसार दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो यही है। लॉर्ड डलहौजी का और भी काम है, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था, लेकिन पारित होगा इसके लॉर्ड कैनिंग के समय। लेकिन इन्होंने ही इसको ठीक किया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही। तो यही सब जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ जानकारी है। और अब जो है भारत का जो गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड डलहौजी के बाद अंतिम होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और फिर वही बात है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे और फिर पहला वायसराय भी होंगे। फिर अब यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉर्ड कैनिंग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।